उसने टॉर्च ऑन करके जैसे ही नीचे देखा तो नीचे राहुल का डिजिटल कैमरा पड़ा हुआ था। उसने कैमरा उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो किसी अनकही शक्ति ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। सुनैना इतनी डर गई और उठ के बेड पर बैठ गई। डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा। शायद राहुल के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा तो वो बहुत डर गई। डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो डिजिटल कैमरा सामने खिड़की में रखा हुआ था। सड़क के दूसरी तरफ से मैकडॉनल्ड्स से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ विवेक रोड के इस तरफ आ गया। सबके हाथ में बर्गर और आइसक्रीम देते हुए उसने सुनैना की तरफ देखा। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सुनैना से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ है? पता नहीं, कल रात को मैंने उसे उठाकर टेबल पर रख दिया। सोचा सुबह तुम लोगों को दिखाने के लिए ले आऊँगी, पर सुबह उठकर देखा तो कैमरा कहीं नहीं था। पूरे कमरे में देखा, घर में सभी से पूछा, पर कल रात देखा वो अजीब सा सपना। सुनैना ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सुनैना की बात गौर से सुनते हुए अतुल ने कहा, मतलब जो तुमने पहले देखा था वो सपना था या जो तुमने बाद में देखा वो सपना था? मतलब दोनों बार ही तुम सपने में थी। अगर सच में तुमने कैमरा कल रात टेबल पर रखा होता तो वो कैमरा तुम्हारे घर में कहीं तो होता ना। ऐसे वो गायब कैसे हो गया? पता नहीं, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राहुल की जान खतरे में है। और फूट फूट के रोने लगी। पीछे की सीट पर सचिन के कंधे पर सर रख के बैठी राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए कहा कि राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर को किसी ने कॉल किया था क्या? तो सभी ने ना में सर हिलाया। आगे की सीट पर बैठी सुनैना ने नाराज़ होकर कहा, यार सच कहूँ तो मुझे उस इंस्पेक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। ओहो, क्यों ना हम खुद ही राहुल को ढूंढने की कोशिश करें? सचिन ने कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, राधिका ने कहा। और विवेक को भी सचिन की बात पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन सुनैना को उसका आइडिया पसंद आया। सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पर कैसे? जैसे ही उसने पूछा, विवेक ने झट से कहा, सुनैना इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? सचिन ने कहा, रात होते ही हम सब राहुल को ढूंढने जाएंगे। सचिन की बात सुनकर राधिका ने आग बगोला होते हुए ज़ोर से सचिन का हाथ दबाया। हाँ हाँ, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दे, है ना? बड़ा ही बेतुका आइडिया है। विवेक दोबारा गुस्सा हुआ। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हम चाहें तो दोबारा उस पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। राधिका की बात सुनकर सचिन ने उसको समझाया, देखो राधिका, राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था, बल्कि हमारा दोस्त था। पुलिस को उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। अगर हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए तो उसको ये याद भी नहीं होगा कि पहले किस लिए आए थे। सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, हम वहाँ जाएंगे और अपनी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम रखेंगे। हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, साथ में 2 एक्स्ट्रा कैमरा और एयरफोन्स, जिससे हम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे।
साथ ही कुछ और चीज़ें भी ले जाएंगे। सचिन की बात सुनते हुए अतुल ने पूछा, पर उससे क्या होगा? अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस जगह होता क्या है। सच कहा, हमें नहीं पता कि कितने लोग आज तक यहाँ से गायब हो गए हैं। हम आज तक इस सब को मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त राहुल सच में गायब हो गया है। बीच में रोक के राधिका बोली, आई एम सॉरी यार, पर मैं नहीं आ सकती। आप लोगों को तो मेरे पापा का पता ही है। राधिका को मालूम था कि उसके पापा रात भर घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। सुनैना ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। सबकी तरफ देखते हुए सचिन ने कहा, गाइस, मैं इंटरनेट पर उस जगह और वहाँ पे रहने के रूल्स के बारे में जानकारी लेता हूँ। सचिन की बातें सुनकर विवेक थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा, गाइस, अगर राहुल को ढूंढने के लिए जाना ही है तो रात के टाइम क्यों? हम उसको दिन के टाइम भी तो ढूंढ सकते हैं ना। इस घर का नियम है, जो जिस वक्त गायब हुआ है उसे उसी वक्त पर ढूंढने पर ही मिल सकता है। सुनैना की बात सुनकर विवेक खामोश हो गया। दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। फ्रंट की सीट पर बैठा हवलदार खिड़की से ही इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदार को अंदर जाता देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा। एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया। काफ़ी अजीब सी जगह थी। अकेले कमरों के भीतर नाखूनों के खरोंचों के निशान, आधी जली मोमबत्तियाँ, दीवारों पर अलग किस्म की तस्वीरें किसी शैतानी ताकत की निशानदेही कर रही थी। लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात इंस्पेक्टर साहब और हवलदारों ने महसूस की कि कमरे के भीतर किसी के नाम होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो भी कमरे में जाते तो उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि उनके पीछे भी कोई है। लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखते तो कोई नहीं होता। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर आग उगलती सूरज की धूप होने के बावजूद भीतर शरीर काफ़ी ठंडक महसूस कर सकता था। काफ़ी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल बाहर अपनी पुलिस वैन के पास पहुंचे और दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो कांस्टेबल ने कहा, साहब, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। बंगले के भीतर कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने भी उस बंगले पर नज़र डाली। सही कहा, मैंने भी इस बंगले की पूरी हिस्ट्री मालूम कर ली है। किसी दिन इत्मीनान से बताऊंगा। हवलदार ने गाड़ी स्टार्ट की और कांस्टेबल ने कहा, पर कब बताएंगे सर? अगर दोबारा कोई गायब हो जाता है उस दिन बताएंगे। हवलदार की बात सुनकर दोनों कांस्टेबल हंसने लगे और उनकी कार जंगल के वीराने में सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हद है यार, ये भूत इस वीराने में हम इंसानों से दूर रहते हैं, फिर हम इंसान उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। अब हम कसूरवार किसे कहें, भूत को या फिर इंसान को? हवलदार फट से बोला, साहब, ये भूत को तो मैं नहीं मानता। इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब? हवलदार बोला, मुझे तो लगता है उस मैना के चक्कर में तीनों लड़कों ने अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं फेंक दिया होगा। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब बोले और थोड़ा हैरान हो गए और दोबारा हवलदार से पूछा, कह तो तुम ठीक रहे हो, वैसे ये मैना कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हुए हवलदार
धीमी आवाज़ में कहने लगा, साहब वही सबसे खूबसूरत लड़की। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा ज़रूर सुनें।